हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था का अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे संकुलन गुणांक एवं संकुलन क्षमता। यदि आज का लेक्चर देखने से पहले आपको प्रीवियस क्लास का लेक्चर देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस एवं इसके टाइप्स मैंने बताया था, जिसमें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी की बात हमने कर ली थी, और परमाणु अणु या आयन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पोजीशन कहाँ उनकी होती है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। वो लेक्चर देखेंगे तभी यह लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संकुलन गुणांक एवं संकुलन क्षमता। देखिए, जब भी कोई ठोस बनता है, ठोस परमाणु अणु या आयन के द्वारा बनते हैं, ये आप जानते हैं। यदि मान लीजिए यह ठोस है और इस ठोस में ये अणु या परमाणु के द्वारा यह बना हुआ है, तो इसका कुछ भाग तो परमाणु या अणु के द्वारा घिरा हुआ होगा और कुछ भाग खाली होगा। तो परमाणु के द्वारा कुल घेरे गए आयतन को, ठीक है, परमाणु के द्वारा कुल घेरे गए आयतन को, कुल घेरे गए आयतन को संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे परमाणु, अणु या आयन कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके द्वारा जितना घेरा गया आयतन होगा वही संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता कहलाता है। इसका कुछ ना कुछ भाग तो खाली होगा, जिसे हम रिक्ति कहते हैं। ठीक है, जब कोई ठोस परमाणु अणु या आयन के द्वारा बना होगा तो कुछ भाग भरा हुआ होगा, भरे हुए भाग को हम संकुलन गुणांक कहेंगे सीधी भाषा में कहूं तो, और कुछ भाग खाली होगा जिसे हम लोग रिक्ति कहेंगे। यहाँ रिक्ति नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस है संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता। इतना आप जान गए। अब ये संकुलन गुणांक का सीधा से आप फार्मूला नोट कर लीजिए। संकुलन गुणांक बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपन a क्यूब। ये संकुलन के गुणांक कहेगा तब की बात है। गुणांक मतलब होता है यहाँ पर फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी दशमलव में आएगी। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, जब संकुलन गुणांक आप निकालेंगे दशमलव में वैल्यू आएगी। जब संकुलन क्षमता कहा लिया जाएगा, यहाँ पर संकुलन क्षमता कहा जाएगा, तब आपको इस फार्मूले में पाई r क्यूब अपन a क्यूब में आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। गुणा 100 करना पड़ेगा, अर्थात क्षमता जब भी बात करेगा, जो भी वैल्यू आएगी सब परसेंटेज में आएगी, प्रतिशत के रूप में यहाँ पर वैल्यू आएगी। आई होप गुणांक और क्षमता का तात्पर्य समझ गए होंगे। जब भी गुणांक कहेगा वैल्यू दशमलव में आएगी, जब संकुलन क्षमता कहा जाएगा तब वहां पे इंटू 100 करना है, अर्थात जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी। क्लियर है। अब यह संकुलन गुणांक एवं संकुलन क्षमता हमें एससीसी में पढ़ना है, सरल केंद्रीय घनीय जालक, बीसीसी में पढ़ना है और एफसीसी में पढ़ना है। इन तीनों में ही पढ़ना है संकुलन गुणांक एवं संकुलन क्षमता को। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये 4/3 पाई r क्यूब कहां से आया? क्योंकि जितने भी ठोस हैं वो परमाणु अणु या आयन के द्वारा बने होते हैं और उनका साइज गोलाकार माना जाता है। तो ये जो है गोले का आयतन है। 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है? ये टोटल गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन, ठीक है। और ये Z क्या होता है? Z होता है परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या होती है, और इस Z का मान एससीसी के लिए होता है 1, बीसीसी के लिए होता है 2 और एफसीसी के लिए होता है 4। ठीक है,
एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए आप जेड का मान याद रखेंगे। जेड का मान होता है क्रमशः 1, 2 और 4। अब ये ए क्यूब क्या है? ए जो होता है किनारे की लंबाई होती है। ए क्या होती है? किनारे की लंबाई। नोट कर लेंगे, ए जो है किनारे की लंबाई होती है। किनारे की लंबाई होती है, ठीक है। किनारे की लंबाई का क्या तात्पर्य होता है? जैसे मान लीजिए ये घन है, घन, ठीक है, माना यह एक घन है। मैंने आपको जो भी आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे का इमेजिन करने के लिए आपको बताया था, तो उस कमरे को भी आप इमेजिन कर सकते हैं। या ये क्यूब है, ये क्यूब में ये फेस है, ये है हमारा कोना, ठीक है, और ये है हमारा किनारा, ठीक है, ये होता है हमारा किनारा। तो इस किनारे की लंबाई को क्या मानना है आपको? ए मानना है, ए। तो यहां पर वही ए जो है किनारे की लंबाई होती है। क्लियर है? अब चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब हम देखेंगे एससीसी में संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक की गणना हम लोग करेंगे एससीसी में, फिर जो है एफसीसी में आएंगे, देन हम लोग बीसीसी में आएंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एससीसी में संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता की गणना। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एससीसी में। एससीसी में देखिए, आपको सबसे पहले एक घन का इमेज बनाना होगा। अभी मैंने आपको घन दिखाया है, इस घन की आपको एक इमेज बनानी है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ये मैंने बनाया एक घन की संरचना। जब आप घन की संरचना देखेंगे तो ये जो है एक फेस होता है, ये वाला भाग जो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाला भाग जो है एक फेस होता है। अब चलिए इस फेस को मैंने यहां पर बनाया। इस एससीसी में आप लोग जानते हैं केवल कोने पर एटम पाए जाते हैं, कोने पर एटम पाया जाता है। एससीसी में कहां पर एटम पाए जाते हैं? केवल कोने पर एटम पाए जाते हैं। अर्थात ये यदि घन है, एक इकाई सेल है, सरल केंद्रीय घनी इकाई सेल, तो इसके केवल कोने पर एटम पाया जाएगा। 8 कोने हैं, इन 8 कोनों पर एटम, परमाणु, अणु या आयन पाए जाएंगे, ठीक है। इसी को मैंने यहां पर लिखा है। अब देखिए ये जो घन है, इन घन के 8 कोनों पर एटम पाए जाएंगे। यह है एटम, लेकिन मैंने समझने के लिए केवल एक फेस लिया है, एक फलक लिया है। अब यदि यह एक फलक है तो इस फलक के केवल किनारे में, ये जो किनारा है, इस किनारे में परमाणु, अणु या आयन पाए जाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं। ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये चौथा एटम, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ये हमारा किनारा, किनारे की लंबाई को क्या मानना है? ए, ठीक है। तो देखिए मैंने केवल एक फेस लिया है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसका केवल एक फेस का डायग्राम है यह। इस फेस को आपको आउट करना है। इस फेस में एटम पाए जाएंगे, 4 कोने हैं, 4 कोनों पर एटम। तो ये 4 एटम मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखिए इस एटम की त्रिज्या को त्रिज्या क्या मानूंगा? यहां से यहां तक की एक त्रिज्या होगी आर, और यहां से यहां तक की त्रिज्या होगी आर। तो यहां डायग्राम से स्पष्ट है कि एक किनारे में त्रिज्या की संख्या कितनी है? 2r है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, माना किनारे की लंबाई a है, किनारे की लंबाई a है तथा परमाणु की त्रिज्या r है। परमाणु की त्रिज्या r है, ठीक है। इसको मान लीजिए आप चित्र
1.1 और इसको मान लीजिए आप चित्र 1.2। नाम देने में क्या हर्ज है चित्र का। तो चित्र 1.2 से हमें क्या स्पष्ट दिख रहा है, a इक्वल टू 2r। एक किनारे में कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया यहां पर a इक्वल टू 2r, मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, चलो इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। यहां पर समीकरण 1 मैंने नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, संकुलन गुणांक की हमें फार्मूला याद है संकुलन गुणांक का। संकुलन गुणांक बराबर क्या होता है, संकुलन गुणांक बराबर z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब। यहां पर z का मान जानते हैं, z बराबर SCC के लिए है, सरल केंद्रीय घनी जालक के लिए है, तो z का मान कितना होगा 1। ठीक है, a का मान निकल गया, a का मान कितना आया 2r आया। तो यहां पर हम फार्मूला में मान रख सकते हैं, मान रखिए यहां पर फार्मूले में। तो संकुलन गुणांक बराबर z का मान है 1 गुणा 4/3 पाई r क्यूब है तो पाई r क्यूब, a का मान कितना है 2r आया तो 2r का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान 2 दूनी 4 दूनी 8 r क्यूब से r क्यूब कैंसल हो जाएगा। जब कैंसल हो जाएगा, इस टोटल वैल्यू को, पाई की वैल्यू को भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.52, ये मान आएगा। अब मैंने संकुलन गुणांक कहा है इसलिए 0.52। यदि आपको संकुलन क्षमता लिखना है तो आप पूरा वैल्यू आप, ये भी संकुलन गुणांक, ये भी संकुलन गुणांक, और यदि आपको संकुलन क्षमता कह दिया जाए तो संकुलन क्षमता का मान आ जाएगा 52%। गुणा 100 कर देंगे संकुलन क्षमता में, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो याद रखना SCC सरल केंद्रीय घनी इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता का मान 52% आता है। यदि गुणांक कहा जाए तो 0.52 लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अर्थात सरल केंद्रीय घनी इकाई सेल में 52% जगह भरा हुआ रहता है, परमाणु, अणु या आयन के द्वारा भरा हुआ रहता है, और बाकी जगह खाली रहता है, रिक्त रहता है। क्लियर है। अब ये आपको SCC का हो गया। ठीक है, SCC के बाद नेक्स्ट क्या, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे FCC का। FCC में संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, SCC यदि समझ में आता है तो आप FCC भी आसानी से बना लेंगे, केवल आपको मान ही तो रखना है। चलिए दूसरा नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, FCC में, ठीक है, FCC में हमको देखना है, FCC में संकुलन गुणांक की गणना। तो आपको पुनः एक घन बनाना पड़ेगा, तो आपको पुनः एक क्यूब बनाना होगा इस तरह से। तो मैंने इस तरह से बना लिया। अब FCC में आप लोग जानते हैं कोने पर तथा फलक के केंद्र पर एटम पाए जाते हैं। फलक के केंद्र में एटम पाया जाता है। एटम, परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी बोले, पाया जाता है। अब देखिए, तो इसके सभी कोनों पर एटम पाया जाएगा।
साथ ही साथ कहां पर पाया जाता है, फेस सेंटर में, फेस। तो एक काम करता हूं, मैं फेस को अलग से यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यह कोई एक फेस है, एक फलक है। अब इस फलक में कहां पर पाया जाता है, फलक के केंद्र में भी एटम पाया जाता है तथा कोने पर भी एटम पाया जाता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से एटम पाया जाएगा। ये होता है हमारा किनारे की लंबाई a, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी लेनी है हमको, r, ठीक है। माना किनारे की लंबाई a तथा गोले की त्रिज्या कितनी लेनी है, गोले की त्रिज्या हमको r लेनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इस फलक के केंद्र में भी एक एटम आ गया, तो हम a तथा r के बीच यदि रिलेशन निकालना चाहें, संबंध निकालना चाहें, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि फलक के केंद्र में एक एटम आ जाने के कारण ये दोनों एटम, किनारे के दोनों एटम आपस में जुड़े नहीं हैं, थोड़ा सा फैल गए हैं, ठीक है। तो आपस में फैल गए हैं, तो हमको इस किनारे तथा त्रिज्या में संबंध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फलक के विकर्ण को लेना पड़ेगा। अर्थात ये होता है हमारा फलक का विकर्ण, ठीक है। इस डायग्राम, इस मॉडल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए हम पढ़ रहे हैं एफसीसी में, और एफसीसी में आप लोग जानते हैं कोने पर तथा फलक के केंद्र में एटम पाया जाता है। तो देखिए ये मान लीजिए घन है, इस घन के किनारे में, एक कोने में एटम पाया जाएगा। साथ ही साथ ये फलक का जो केंद्र है, जो फेस आपकी तरफ है, उस फेस के केंद्र में भी एक एटम पाया जाएगा। अब एटम, परमाणु या अणु हमको लेना है गोलाकार, तो जब गोला यहां पर उपस्थित होगा तो बीच में भी एक गोला है, तो ये गोला क्या करेगा, इस किनारे जो कोने में जो गोला है उस गोले को थोड़ा सा ऐसा फैला देगा, तो जिसके कारण हम किनारे तथा त्रिज्या में सीधा संबंध नहीं निकाल सकते, जिसके कारण हमें फलक का विकर्ण लेना पड़ेगा। अर्थात इस कोने से लेकर इस कोने में इस तरह से एक हमको लाइन खींचनी पड़ेगी। इसी को हम लोग कहते हैं फलक का विकर्ण, ठीक है। इसे हम फलक का विकर्ण कहेंगे, ठीक है। इस फलक के विकर्ण के द्वारा ही हम किनारा तथा त्रिज्या के मध्य संबंध को निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे संबंध को हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको मैंने नाम दे दिया B, C और ये हो गया D। इस गोले में तो एक त्रिज्या पाई जाएगी R, यहां से यहां तक की, केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है, तो ये एक R होगा। इसमें टोटल एक गोला है, तो यहाँ पर 2R उपस्थित होगा, और यहां पर भी एक R उपस्थित है, इस केंद्र से लेकर बाह्य परिधि। मतलब इस AC में कितने R हैं, AC में टोटल 4R हैं। समीकरण एक नाम दे देता हूं, इस AC में टोटल 4R उपस्थित है। अब देखिए हमें पाइथागोरस प्रमेय निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हमें मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, फिर लंब का वर्ग, इसको भी आप किनारा मान लो A, तो लंब का वर्ग क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर। ये मैंने AC स्क्वायर को रहने दीजिए, BC स्क्वायर का मान है A, इसका मान भी है A स्क्वायर स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ये 2A स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे मान आएगा 2A स्क्वायर। इधर है हमारा AC स्क्वायर,
अब मैं काम करता हूँ AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस AC के स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो AC बराबर √2a स्क्वायर बराबर a √2, अर्थात AC का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से AC का मान आ जाएगा a √2, लेकिन इस AC में कितनी त्रिज्या है, 4r त्रिज्या है, तो यहाँ पर 4r इक्वल टू a√2 लिखूंगा। ध्यान से देखिए, AC का मान आया a√2, तो AC का मान a√2, लेकिन इस AC में कितनी त्रिज्याएं हैं, 4 त्रिज्याएं हैं, इसलिए मैंने लिखा AC के जगह 4r बराबर a√2। अब देखिए यहाँ पर 4r/√2 बराबर a भी तो लिख सकता हूँ, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। क्लियर है? अब आप संकुलन गुणांक या क्षमता का जो फार्मूला है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ से। a बराबर आ गया 4r/√2। अब आप लोग जानते हैं संकुलन क्षमता ही लिख देता हूं, चलिए, संकुलन क्षमता बराबर z × 4/3 πr³ अपॉन a³। z का मान FCC के लिए कितना होता है, 4, तो यहां पर संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा, संकुलन क्षमता बराबर z का मान आएगा 4, क्योंकि FCC है और FCC में z का मान होता है 4 × 4/3, फिर आएगा πr³ अपन a का मान कितना निकला यहाँ से, 4r/√2, तो यहाँ पर रखेंगे 4r/√2 का होल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 × 4/3 πr³ अपन 4 × 4 = 64 r³ अपन 2√2 आएगा। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 × पाई अपन 3 × 64 और ये 2√2 इधर आएगा। इस टोटल वैल्यू को यदि आप सॉल्व करेंगे तो FCC है, और FCC के लिए आपको याद होना चाहिए 0.74 इसका मान आता है। मतलब संकुलन क्षमता यहाँ पर लिखा हूं तो गुणा 100 होगा, और जब गुणा 100 करेंगे यहाँ पर तो ये टोटल वैल्यू का मान आएगा 74%, अर्थात FCC का जो संकुलन क्षमता है वो 74% आता है, अर्थात 74% भाग FCC में भरा हुआ रहता है परमाणु, अणु या आयन के द्वारा, और बाकी जो बच जाता है वो रिक्त रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि FCC में किस प्रकार से संकुलन गुणांक या क्षमता निकालते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं BCC में संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता की। तो BCC में आप लोग जानते हैं पहला कोने पर पाया जाता है तथा केंद्र पर भी पाया जाता है। ठीक है, कोने पर पाया जाता है तथा केंद्र पर पाया जाता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को आप घन मान लीजिए। ठीक है, एक कोने पर पाया जाएगा एटम, और आपके कमरे के सेंटर में एक एटम पाया जाएगा। अब किनारे के जो एटम है और सेंटर का एटम है, दोनों आपस में घन के विकर्ण के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, घन के विकर्ण के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें किनारा तथा गोले की त्रिज्या के मध्य रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। किसमें? घन के विकर्ण में। A तथा R के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। SCC में भी A तथा R के बीच में रिलेशन निकाले, FCC में भी निकाले। सिमिलरली अब BCC में भी A तथा R के मध्य रिलेशन निकालना पड़ेगा, जिससे हमें A का मान निकलेगा, और उसी A के मान को हम कहाँ पुट अप करेंगे? संकुलन क्षमता में मान रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है A तथा R के मध्य रिलेशन निकालना।
ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, ये मैंने एक घन बनाया है। अब घन में याद रखना ये परमाणु उपस्थित है, कोने पर तो परमाणु पाया जाता है, ये है घन का केंद्र। घन के केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित है और इसे हम लोग कहते हैं घन का विकर्ण। इस कोने से लेकर इस कोने में जो लाइन खींची जाएगी उसे ही हम कहेंगे घन का विकर्ण। और इस घन के विकर्ण के द्वारा किनारे के एटम तथा केंद्र का एटम आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब हमें देखना यह है कि ए तथा आर के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे। किनारे की लंबाई ये मानना है स्मॉल ए। अब ये हम अभी निकाले हैं, ये फलक का विकर्ण है और फलक का विकर्ण का मान आया था कितना, a अंडर रूट 2। तो ये मैंने लिखा है फलक का विकर्ण a अंडर रूट 2। तो इसको कुछ भी नाम दे दीजिए चित्र को। चित्र मान लीजिए ये आया 1.3। तो चित्र 1.3 से क्या निकलता है, चित्र 1.3 से आप लोग क्या लिख सकते हो, वही पैथागोरस प्रमेय लगाना है आपको, ABC, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर, BC में कितनी त्रिज्या है देख लीजिए एक बार। BC में जो त्रिज्या है वो भी 4r है। कैसे, यहाँ का एक त्रिज्या r, ये टोटल गोला है, यहाँ पर 2r और इस गोले की त्रिज्या 1r, टोटल 4r BC में है। तो BC इक्वल टू 4r, समीकरण एक नाम दे दो। अब यहाँ पर देखो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किया पैथागोरस प्रमेय से। BC स्क्वायर ये, ठीक है, AB स्क्वायर ये वाला और AC स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं AB स्क्वायर का मान कितना है, A का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान कितना है, A अंडर रूट 2 निकाले थे, A अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसका मान निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर इसका मान आएगा। BC स्क्वायर का मान कितना आ गया, 3A स्क्वायर। अब हमें BC का मान निकालना है तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां आएंगे, ये 2 को इधर लेके आ रहा हूं तो यहाँ पर 3A स्क्वायर अंडर रूट, तो BC का मान आ जाएगा A अंडर रूट 3। अब देखो BC में कितनी त्रिज्याएं हैं, 4 त्रिज्याएं हैं, तो 4r इक्वल टू A अंडर रूट 3। त्रिज्या तथा किनारे के मध्य रिलेशन निकल गया, तो यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं। तो 4r अपान अंडर रूट 3 बराबर A हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो A का मान निकल गया। BCC के लिए Z का मान जानते हैं, BCC के लिए Z का मान आता है 2। चलो फार्मूले में मान रखिए। फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर संकुलन क्षमता बराबर Z का मान आया है 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपन A का मान कितना है, 4r अपन अंडर रूट 3, 4r अपन अंडर रूट 3 का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए, सॉल्व करेंगे तो इंटू 100, क्षमता लिखा हूं तो 100 गुणा 100, तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपन 64 r क्यूब अपन 3√3, r क्यूब से r क्यूब कैंसल। इसको और सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 3 अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर नीचे 3 इंटू 64 मान आएगा यहाँ पर 64%। अर्थात BCC में अंतः केंद्रीय घनी इकाई सेल में 64% हिस्सा भरा हुआ रहता है परमाणु, अणु तथा आयन के द्वारा, तथा शेष भाग खाली रहता है, रिक्त रहता है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने देखा BCC में, SCC में तथा FCC में संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता का मान। तो नोट करना चाहें तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो क्या क्या निकला, SCC में कितना निकला, BCC में कितना निकला और
समरी एक बार कर लेते हैं, समरी। तो यहां पर मैं लिखता हूं इकाई सेल, कौन कौन से इकाई सेल हमने देखा, एससीसी देखा, बीसीसी देखा और एफसीसी देखा। यहां पर संकुलन क्षमता का मान लिख लेते हैं और यहां पर रिक्त स्थान का मान लिख लेते हैं। तो एससीसी में कितना निकला, परसेंटेज में 52% निकला, ठीक है। बीसीसी में कितना निकला, 68% निकला, एफसीसी में 74% निकला। रिक्त स्थान कितना होगा, यहाँ पर 52% भरा हुआ है, तो यहाँ पर 48% रिक्त स्थान होगा एससीसी में, सरल केंद्रीय घनी इकाई सेल में। बीसीसी अंतः केंद्रीय घनी इकाई सेल में इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 32% रिक्त स्थान, और यहाँ पर कितना होगा, 26% रिक्त स्थान होगा। तो इस समरी को भी आप लोग नोट कर लेंगे आज के क्लास का। आई होप आपको संकुलन गुणांक तथा संकुलन क्षमता एससीसी में, बीसीसी में तथा एफसीसी में समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय